हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मेरा भी गला धीरे धीरे सही हो रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है। तो उस दिन हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे। जर्नल एंट्री के बाद हम ये देखना चाह रहे थे, उसमें एक चीज छूटा हुआ था। उसमें हमने बताया था वैट सेक्शन हमने छोड़ा हुआ था। कौन सा छोड़ा हुआ था? वैट सेक्शन छोड़ा हुआ था। ठीक है। तो पुराने के समय में जो 1 जुलाई 2017 से पहले के कौन कौन से जो है कि लागू थे? वैट लागू थे, सीएसटी लागू थे, है ना? एक्साइज ड्यूटी लागू था। ठीक है। इस टाइप के कई ढेर सारे जो है टैक्सेस लागू होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक। अब इन सब को क्या कर दिया गया, मर्ज करके एक जो है कि नया जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स लाया गया, जिसे बोलते हैं हम लोग जीएसटी टैक्स। GST tax is an indirect tax levied on sales of goods and rendering of services। गुड्स पे और जो है कि सर्विसेज पे जो है कि लागू होता है। जब आप कभी कुछ खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ परसेंटेज 9% हो सकता है, 5% हो सकता है, 18% हो सकता है, कोई भी परसेंट हो सकता है। उस पे जो है कि एक टैक्स लागू होता है। ठीक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। यह कब आया हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जो है यह लागू हुआ था। इससे पहले हमने बता ही दिया कि वैट लगता था, सीएसटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी और बहुत ढेर सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे। इन सबको जो है कि जो मतलब एक तरीके से मल्टीपल जो है टाइम्स टैक्स हमसे जो है कि वसूला जाता था। तो ऐसा किया गया कि भाई कि ऐसे जो है कि न टैक्स वसूल करके इसको क्या किया जाए, एक साथ कर दिया जाए। ठीक। और एक जो है कि एक टैक्स वसूला जाए, जिसे बोलते हैं हम लोग जीएसटी। यहाँ पे लिखा भी है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग मल्टीपल कास्ट कार्डिंग टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। दोनों गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि जितने भी जो है कि है जीएसटी, मतलब कि जितने भी टैक्स लागू थे वो सबको हटाने के लिए इसको जो है, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसको लागू किया गया। ठीक है। जीएसटी हर स्टेप पे जो है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लागू होता है, बट रिफंड कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आईटीसी। ठीक। आईटीसी का मतलब ये हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके। आईटीसी मिलता है तो इससे आपको फायदा यह होता है कि जो आपके पास, मान लीजिए कि अगर जो है कि 100 रुपए आपका इनपुट टैक्स लग गया, इसके बाद फिर आपने बेचा, उस पे 200 रुपए लग गया। ठीक है। तो 200 रुपए आपसे न लेकर के 100 रुपए माइनस करके लास्ट में 100 रुपए ही आपसे लिए जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मतलब कि मैं मान रहा हूँ कि चलो ठीक है, फाइनल में जो है 200 ही देना है, बट उसमें से कुछ परसेंटेज जो है कि पहले ही हमने दे चुका है। ठीक। तो ये क्या हो गया कि भाई कि जो बार बार हम टैक्स लेते थे, उसको वो जो एक तरीके से डुप्लीकेशन होता था, डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स को हटाने का काम करता है। सिर्फ फाइनल कंजप्शन पे ही जो है कि टैक्स जो आएगा वही एक्चुअल में देना पड़ेगा। ठीक। इसके जो है कि 5 स्लैब रेट जो है कि सीबीडीटी ने जो है कि बताया है। कौन कौन से? 9, 5, 12, 18 एंड 28%। ठीक। ओके। सिंगल सिंगल टैक्स में जैसे कि इसमें जो है जीएसटी में दो आते हैं। एक होता है सीजीएसटी, अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, और एक होता है एसजीएसटी। तीसरा भी एक ऑप्शन आता है आईजीएसटी। ये सब चल करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यह जो है कि दोनों का कलेक्शन जो है कि कर के थ्रू जो है कि इतना है। किसी भी जो है कि, है ना, यह जो है किस किस पे नहीं लागू होता? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे नहीं लागू किया जाता, क्योंकि इस पे राज्य सरकारें अपने तरीके से जो है पैसे लेती है, यानी टैक्सेस लेती है। इसीलिए आप देखेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वेरी रोज वेरी करता है। अल्कोहल ड्रिंक्स का भी जो है कि रोज उसका प्राइस वेरी करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के जो है कि जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
पहली बात तो यह है कि भाई कि यह इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सेंट्रल और स्टेट के द्वारा एक साथ जो है कि लेने को लेकर के एक साथ लिया जाता है ना, एक साथ लिया जाता है। दूसरा क्या है कि भाई कि ये 50-50 रेशियो के हिसाब से क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कई बार सेंट्रल अगर जो है कि करेगा, क्या कहते हैं, कलेक्शन करेगा, तो स्टेट को क्या देगा, 50-50% देगा। ओके। इस तरह से जो है कि मतलब कि करते हैं हम लोग। तो जो सेंट्रल को जाता है वो CGST बोलते हैं, यानी सेंट्रल GST बोलते हैं। जो स्टेट को जाता है वो स्टेट GST बोला जाता है। ठीक। जीएसटी जो है कि एक तरीके से जो वैट होता था पहले, वैट का सिचुएशन जैसे हम लोग लगाते थे, उसी तरीके से जीएसटी भी लगाया जाता है। और मतलब वैट क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो है कि जो आई थिंक सर्विसेज पे लगाया जाता था। ठीक है। तो बाद में चल करके अब धीरे धीरे करके जो है कि उसी के हिसाब से जो है कि सब पे लगाने लगे। तो कह सकते हैं कि यह वैट फैमिली के हिसाब से ही चलता है, यानी वैट के हिसाब से चलता है। वैट में भी क्या होता था, आईटीसी मिलता था आपको। ठीक। जीएसटी पेड यानी इनपुट जीएसटी जो है कि सेटअप किससे किया जाएगा, जीएसटी कलेक्शन से, आउटपुट जीएसटी से। ठीक है। ये इस तरह से होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। जीएसटी। ओके। इस तरह से आप देख सकते हैं। और क्या हुआ, जीएसटी integrates goods and services tax into one unified tax regime, यानी कि बहुत पीछे हमने बताया कि कई ढेर सारे जो है कि अलग अलग जो है गुड्स पे अलग, सर्विसेज पे अलग, इंपोर्ट हुआ एक्सपोर्ट हुआ, इन सब पे अलग अलग जो है टैक्सेस लगाए जाते थे। जबकि जीएसटी के अंतर्गत वो सारे जितने भी टैक्सेस थे वो सबको एक साथ कर दिया गया, और सिर्फ एक जो है कि टैक्स लगाया जाने लगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। ठीक। इसमें हमने बताया था, जो है कि स्लैब रेट बताया था, 5, 12, 18 और 28, इसी पे लगाया जाता है। ठीक। और कुछ कुछ पे जो है 0% टैक्स लगाया जाता है। कई बार कहते हैं कि इसे नील रेट बोलते हैं। नील रेट नहीं कह सकते हैं, ये ऐसे कुछ एसेंशियल गुड्स होते हैं जिसपे जो है कि अभी तो डिफाइन नहीं किया गया है कि उन्हें टैक्स लगाएंगे, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि भैया काम अभी 0% टैक्स है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें चेंज कर सकते हैं। 5% भी लगा सकते हैं, 12% भी लगा सकते हैं, 18% भी लगा सकते हैं, और 28% भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है कि हम वो जो है कि उस गुड्स को हम मतलब एक तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, किस टैक्स रेट में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे जो है कि पहला ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिखा हुआ है कि जीएसटी हैज इज द डूइंग ऑफ बिजनेस एज मोस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर इंटीग्रेटेड अंडर इट। यानी कि भाई कि जो अलग अलग हम क्या करते थे भाई कि जो है कि टैक्सेस कलेक्शन करते थे, और अलग अलग न करके एक एक किसी एक के अंतर्गत जो है कि कलेक्शन किया जाने लगा, जो कि जीएसटी के अंतर्गत कलेक्शन किया जाने लगा। चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, एक ही साथ कलेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, सब में बटेगा। इसका मेन काम यही था। ठीक है। जीएसटी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स को जो है कि रिड्यूस किया गया। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। इसे क्या बोलते हैं, आईटीसी। ठीक। आईटीसी दिया जाने लगा किसके अगेंस्ट में, आउटपुट के, आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने 200 लास्ट में 200 टैक्स दिया, और फिर इससे पहले भी कहीं 100 रुपए दिया होगा, तो 100 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उससे। तो आपको अल्टीमेटली 100 रुपए ही देना पड़ेगा जीएसटी में। इस तरह से क्या किया गया कि भाई कि जो टैक्स पे टैक्स दिया जाता था, क्या दिया जाता था,
टैक्स पे टैक्स दिया जाता था उसको हटा दिया गया। ठीक। और क्या किया गया कि भाई कि जीएसटी जो है कि पहले क्या होता था कि ऑफलाइन सारी चीजें होती थी और यह क्या हो गया ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्मेट में किया जाने लगा, ताकि क्या हो गया कि भाई जो टैक्स इवेजन होता था, लोग जो है दबा लेते थे, पैसा नहीं देते थे कि भाई कि तो अब शुरू से लेकर के अंत तक की मैपिंग है भाई कि ऐसा है कि प्रोडक्शन से लेकर के सेलिंग तक की आपके जो है कि डिपार्टमेंट के पास मैपिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे आप जो है कि टैक्स की चोरी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा और टाइमली देना पड़ेगा, यह इसका फायदा हुआ है। ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। कई ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जिससे जो है कि कई ढेर सारे कम्प्लेक्सिटी भी जो है कि पैदा कर देते थे, उन सबको हटाने के लिए जो है जीएसटी लगाया गया। ठीक। यही सब सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है कि वन यूनिफाइड टैक्स रिजाइन के अंतर्गत किया गया, ये सब ऊपर हम लोग पढ़े हुए हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, यह जो है कि तीन टाइप्स में हम कह सकते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। ठीक। इस तरह से जो है कि क्या कर देते हैं कि भाई कि हम डिवाइड कर देते हैं। यह क्या होता है, यह जब कभी इंट्रा इंट्रा ट्रांजेक्शन या फिर इंट्रा सेल्स बोल सकते हैं। ठीक। इंट्रा ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर करेंगे तो ही जो है कि सेंट्रल जीएसटी या स्टेट जीएसटी लगता है। अगर इंटर स्टेट करते हैं, इंट्रा स्टेट हो गया वो इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, जब दो दो स्टेट के बीच में, जैसे कि है गया कि भाई यूपी और एमपी के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, इसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट। और इंट्रा स्टेट मतलब यूपी से ही यूपी में ही है कि जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट बोलेंगे। ठीक। तो जब हम आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं। और जो है कि जब सीजीएसटी या जीएसटी अलग अलग कलेक्ट करते हैं या अलग अलग जो है कि जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा ट्रांजेक्शन या इंट्रा जीएसटी, सॉरी इंट्रा स्टेट जो है कि हम ट्रांजेक्शन पे इस तरह से हम लगाते हैं। यहाँ पे लिखे यही सारी चीजें लिखा जाएगा। देखिए, सीजीएसटी एस जीएसटी आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इस पे जो है कि क्या किया जाएगा भाई कि 18% जो है कि लगाया जाएगा। तो अगर 18% लगाया जाएगा तो 9% जो है कि सीजीएसटी हो जाएगा, 9% एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक। इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए तो इस तरह से जो है कि लगाया जा सकता है। लेकिन कभी भी जो है कि इसमें पता नहीं लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है, लेकिन कभी भी जो है कि आपका जो है कि 20% किसी एक का 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर टोटलिटी की एक बात किया जाए तो 40% से टैक्स ज्यादा आपका नहीं हो सकता। इतना होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन बना रखा है। खैर जो है कि इतना आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप जो है कि बस जानकारी इकट्ठा कीजिए, ताकि अगर आपको जो है कि पूछे कि भाई कि आईजीएसटी एस जीएसटी और ये सब क्या है, तो आप बता सके कि किसमें क्या है ना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। अकाउंट्स के अंतर्गत पूछ सकता है, क्योंकि यह जनरल में भी देखा जाता है। ठीक। और जो है कि इस तरह से एस जीएसटी आईजीएसटी जो है कि लगाया जाता है। और कभी भी जो है यूनियन टेरिटरी का होगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूटी जीएसटी बोलेंगे। ठीक है, एस जीएसटी सी जीएसटी जो है की जगह क्या कहेंगे, यूटी जीएसटी बोलेंगे। ठीक। अगर जो है कि स्टेट बाय स्टेट करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आईजीएसटी करेंगे। और इसमें क्या होता है कि भाई कि अगर आईजीएसटी लगा दिए तो 18% है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे 9% 9% पे, बाद में जब मतलब कि देना होगा तो उसको दिया जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ कि भाई गुजरात का सेलर है और उन्होंने जो है कि महाराष्ट्र के डीलर को क्या दिया, भाई कि गुड्स दिया 10,000 रुपए का, और 18% जीएसटी रहा तो 1800 रुपये चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो 1800 रुपये कहाँ पे जाएगा, यह जो है आईजीएसटी में जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा जाएगा। खैर सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है कि वह जो है कि स्टेट को देती है कि नहीं देती है, यह जब आप पढ़ेंगे, जब जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। ठीक है, देती है, ऐसा नहीं है कि आप सोच लीजिए कि जो है कि
पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही खा गई। ऐसा बहुत लोग मतलब प्रोजेक्ट भी करते हैं कि भाई कि जीएसटी बहुत बुरा है। ऐसा नहीं होता है, वह जो है कि क्या कर देती है कि भाई कि कलेक्शन जो है, कलेक्शन क्या, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी एक्चुअल में कलेक्शन का एक रूप है, ठीक है। तो आईजीएसटी जो है कलेक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फिर बाद में चल करके भाई किस स्टेट को देना है यह डिस्प्यूट हो जाएगा कि भाई कि गुजरात को दे या महाराष्ट्र को दे, ऊपर के केस में तो यह डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो यह डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है किस चीज को हमको देना है, ठीक। ये बात ध्यान रखें। यह डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, आप ये याद रखिएगा, ठीक। अब जीएसटी इन्होंने बता दिया, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, है ना, सी जीएसटी, ये सब वही पूरी वही बातें लिख दी गई है। तो इस तरह से जो है कि चार जीएसटी जो है यह देख लिया जाए, यह उन्होंने बना रखा है कि भाई, है ना, कि किस तरीके से हमको यूज करना है। तो इनपुट सेटअप कैसे किया जाता है, सेटअप कैसे किया जाता है, सेटअप कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा आईटीसी जब मिलता है तो उसको कैसे सेटअप किया जाता है, यह देख सकते हैं, मजेदार चीज है, ठीक है। कभी भी जब भी जो है कि आपको जीएसटी का इनपुट अगर जो है कि आपने दिया हुआ है, आईटीसी आपको जीएसटी की, इसी जीएसटी की मिली हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे सिर्फ आप जो है कि किस पे जो है कि आप कर सकते हैं भाई, आउटपुट आईजीएसटी का कर सकते हैं, ठीक है। आईजीएसटी, आईजीएसटी ही लिखा हुआ है, लेकिन सीजीएसटी को भी आप कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी जो है कि किसके किसके अगेंस्ट में सेटअप कर सकते हैं, आईजीएसटी के अगेंस्ट में तो कर ही सकते हैं, और सीजीएसटी के भी अगेंस्ट में कर सकते हैं। यह जो है कि थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई कि यस जीएसटी, यस जीएसटी, सी जीएसटी पे नहीं हो सकता है, ध्यान दें। यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे यस नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये तो सही होगा, ये सही होगा, यह नहीं सही होगा, ठीक है। और जो है कि अगर आई जीएसटी का रहेगा तो आई जीएसटी में भी सेटअप किया जा सकता है, सी जीएसटी में भी सेटअप किया जा सकता है, यस जीएसटी में भी सेटअप किया जा सकता है, ठीक। इन्होंने बताया कि भैया कि जो है कि इनपुट आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी को सेटअप करेंगे, फिर सीजीएसटी को सेटअप करेंगे, फिर एसजीएसटी को भी, यस जीएसटी, उनका बहुत गलत बहुत लिखा है इन्होंने, सेटअप करेंगे, ठीक है। अगर जो है कि इनपुट सीजीएसटी का रहेगा तो पहले सीजीएसटी का सेटअप करेंगे, फिर आईजीएसटी का सेटअप करेंगे, यस जीएसटी में नहीं जाएंगे, ध्यान देना, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस जीएसटी में नहीं जाएंगे। इन्होंने एक ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। जब आप पढ़ेंगे जो है कि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि किसी के भी में किसी में भी सेटअप किया जा सकता है। ऐसा कुछ रूल था पहले, लेकिन उसको धीरे धीरे मतलब कि ये नोटिफिकेशन के द्वारा उसको एलिमिनेट किया गया, क्योंकि कई ढेर सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, ठीक है। किसी के भी अगेंस्ट में सेटअप किया जा सकता है, के लिए परेशान नहीं होना, ओके। इतना बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग की जो है कि अकाउंटिंग की एंट्रीज किस तरह से हम लोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन पर्पज ही यही है कि अकाउंटिंग की एंट्रीज कैसी होंगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते रहते हैं भाई कि हमने कोई गुड्स को परचेज किया, गुड्स पे को परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो उस पे जीएसटी भी लगेंगे, तो जीएसटी अकाउंट, इनपुट जीएसटी, इनपुट यस जीएसटी, डिपेंड करता है कि आई जीएसटी है या यस जीएसटी है, ठीक है। तो मतलब कि इंट्रा है कि इंटर है, डिपेंड करता है कि कहाँ से हम परचेज करते हैं, तो ये उसके हिसाब से यहाँ पे लगेगा। फिर हम क्या देंगे उसको, बैंक से पैसे देंगे या फिर क्रेडिटर में उसको डालेंगे, ठीक है। अब उसी को क्या करेंगे हम लोग जो है कि सेल कर रहे हैं, तो सेल करेंगे तो या फिर डेटर्स को देंगे या फिर बैंक मतलब पैसे मिल जाएंगे, तो सेल्स हो जाएगा, आउटपुट एस जीएसटी और सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस पे भी जो है कि लगाया जाता है, ध्यान दें। कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं
भाई कि जैसे कोई सर्विसेज ले रहे हैं मतलब कि कोई चीज ले रहे हैं तो उस एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो उसमें भी जो है कि जीएसटी एसजीएसटी लगता है। यह जो है कि कंफ्यूजन में मत रहिएगा, सिर्फ सेल और परचेज पे लगता है, ठीक है। वह भी तो एक तरीके का सर्विसेज ही तो ले रहे हैं, या कुछ कुछ तो ले रहे होंगे तभी तो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, ठीक। तो उसको टू बाय हो जाएगा। अगर कोई हम सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, जैसे हम एडवर्टीजमेंट टू क्या कर देते थे, एडवर्टीजमेंट टू परचेज करते थे, और यहाँ पे उसके साथ साथ हम क्या कर देंगे भाई कि ये जो है कि इनपुट एस जीएसटी सीजीएसटी जो है जरूर लगाएंगे, ठीक। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसका रिवर्स एंट्री होता है। ये याद रखिएगा कि रिवर्स एंट्री होता है, तो रिवर्स में तो यह जो है कि आउटपुट नहीं होगा, यहाँ पे इनपुट ही होगा, ठीक। अगर परचेज रिटर्न की बात किया जाए तो सिमिलर वही ऊपर के एक उस तरीके से क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट इनपुट इस तरीके से जो है लिखा जाएगा। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है तो हमने क्या किया था कि भाई हमने सेल्स किया था तो आउटपुट जीएसटी था, आउटपुट जीएसटी एस जीएसटी था, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आउटपुट एस जीएसटी से जीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, रिवर्स एंट्री कर देंगे। अगर कोई फिक्स एसेट्स को हम परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर हम जब भाई जीएसटी तो लगाएंगे तो जीएसटी यहाँ पे भी दिखेगा, चाहे से जीएसटी या जीएसटी दोनों दिखेगा। और किससे हम ले रहे हैं यह यहाँ पे लिखेंगे, कैसे ले रहे हैं, भाई पैसे से ले रहे हैं या फिर हम क्रेडिट पे ले रहे हैं तो उसको हम वेंडर लिखते हैं। अच्छा वेंडर क्यों लिखते हैं, क्रेडिटर क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखो क्रेडिटर का मतलब हुआ कि हम उससे बार बार परचेज कर रहे हैं, किसी एक के बार परचेज करने पर तो उसको हम वेंडर स्पेसिफाई कर देते हैं कि नहीं नहीं इससे हम जो है कि इस तरह से लिए हुए हैं, ठीक। अब अगर सेटअप करना होगा, अगर सेटअप करना होगा तो भाई कि यह ध्यान दिया जाएगा कि कैसे हम सेटअप करेंगे। तो अगर हमने बताया था कि सीजीएसटी का सीजीएसटी में, एसजीएसटी का एसजीएसटी में, ये ध्यान रखें कि भाई कि इस तरह से कर सकते हैं, सीजीएसटी का सीजीएसटी का सीजीएसटी और आईजीएसटी में, ठीक। एस जीएसटी का भाई एस जीएसटी एंड आईजीएसटी में, ठीक है। और आईजीएसटी का आप दोनों में कर सकते हैं, आईजीएसटी हो जाएगा और सीजीएसटी हो जाएगा, इसके बाद एसजीएसटी होगा। इस तरह से जो है कि आप आईटीसी ले सकते हैं। यही सारी चीजें अभी इंट्रीज दिखेंगी आपको, ये याद रखेंगे तो आपको इंट्रीज आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक। एंट्री से ज्यादातर याद रखिएगा, क्योंकि आप जब एंट्रीज को ध्यान दिए रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस जब आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो आपको दिख जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा इसके हैवी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि अभी नया नया है और लोगों को उतना तरीके से नहीं समझ में आया, भ्रम ज्यादा है क्लैरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आप क्लैरिटी रखिएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखें भाई कि इन्होंने फिर वही सेटअप की बात की कि भाई आउटपुट सी जीएसटी, इनपुट भी सी जीएसटी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी अगर एस जीएसटी की बात करेंगे तो आउटपुट इनपुट एस जीएसटी दोनों ही होना चाहिए, ठीक। अगर आई जीएसटी की बात करेंगे तो इनपुट आउटपुट दोनों ही आई जीएसटी के बारे में होना चाहिए, ठीक। इस तरह से हम क्या करेंगे जो है मतलब कि क्या करेंगे, सेटअप करेंगे और सेटअप करने के बाद कुछ बचेगा तो हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक। इस तरह से पेमेंट कर देंगे, ओके। इनपुट नहीं आउटपुट होना चाहिए था, शायद ये गलत लिखा है। खैर देख लीजिएगा हिसाब से, हमारे हिसाब से तो कुछ गलत लग रहा है। खैर देख लेंगे तो हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये जीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी ये तो सही है, बस ये इनपुट का जो है कि लोचा लग रहा है, क्योंकि इनपुट कम होता है तो इनपुट नहीं यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि बचेगा जो उसको आउटपुट ही कहेंगे, इनपुट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये आउटपुट लिखेंगे, है ना। अच्छा जो बनाता है वो जो है कि उसको बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है,
तो कहीं से भी पाते हैं मैटर से ही छाप देते हैं। जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो या पढ़ना स्टार्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि गलतियां आखिर कहाँ पे हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा, जो है कि ऐसे ही थोड़ी बहुत गलतियां मिलती रहती हैं, ठीक है। और आप यह थोड़ा सा जो है स्पेशल पर्पज बुक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि यह कभी कभी पूछता है ना, कि भाई कि कौन कौन से जो है कि हम के कैसे ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, तो उसकी सब्सिडरी बुक कैसे हम इसको जो है बनाते हैं, यह चीज थोड़ा सा जो है कि याद रहेगा आपको तो बढ़िया रहेगा। यह मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए मैं इसको भी जो है कि साथ हाथों हाथ पढ़ाते चलता हूँ, है ना। जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि भाई अगर कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजे, अच्छा ये तो पता ही होगा ना, स्पेशल पर्पस बुक जो वो एक हम बताए थे कि ओरिजिनल एंट्री के लिए पहले एक जनरल एंट्री होती थी और एक सब्सिडरी बुक बनाते थे। इस तरह से जो है कि हम काम करते थे। तो वह भी ओरिजिनल बुक्स ही हुआ करती है, सब्सिडरी बुक भी ओरिजिनल बुक ही हुआ करती है। तो यह चीज ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं कि भाई कि कोई जो है कैसा क्लासिफिकेशन है, तो उसके लिए कौन सा सब्सिडरी बुक जो है कि जरूरी है, यह इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हमको लगता है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कैश है बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, तो उसके उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे भाई कि अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन है तो सिंपल कैश बुक बनाएंगे, है ना। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन है तो डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ऐसे करते हैं, कैश और बैंक अलग अलग करते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों में करते हैं। ध्यान देंगे इस चीज का, ठीक। तो इसे हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। ओके। अगर कोई छोटे छोटे अमाउंट का के कैश पेमेंट्स करते हैं, जैसे कि सपोज करो कि चाय के लिए, टी के लिए, है ना, टी के लिए हो गया, या फिर पेन के लिए हो गया, ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए जब हम कैश एक्सपेंसेस करते हैं तो उसे हम पीटी कैश बुक बोलते हैं, पेट्टी कैश बुक। ये आता है कि भाई कि सिमिलर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को हम करते हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पूछेगा तो आप बता देंगे, ठीक। अगर कुछ जो है कि अगर ट्रांजेक्शन अदर देन कैश एट बैंक होगा, अगर क्रेडिट सेल्स होगा तो उसे हम सेल्स बुक्स में लिखते हैं, क्रेडिट परचेज होता है तो हम उसे परचेज बुक्स में लिखते हैं, ठीक। अगर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड होगा तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे, और परचेज रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड होगा तो उसे हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे। अगर कोई अलग से ट्रांजेक्शन होगी तो उसे हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। इस तरह से जो है कि हम क्या कर देते हैं, सब्सिडरी बुक का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी जाएंगी। ज्यादा जनरल एंट्रीज का जो है कि ज्यादा बुक्स बनाई नहीं जाती हैं, दो चार बुक्स ही बनाई जाती है, इसीलिए आपको दो चार ही दिखेंगी, ठीक है। अब सब्सिडरी बुक का जो है कि फायदा क्या है, वह डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। आपको याद रहेगा कि अगर आपको ट्रांजेक्शन ढूंढना है तो आसानी से आप ट्रांजेक्शन को जो है कि ढूंढ सकते हैं। लेजर को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि भाई कि कौन सा जो है कि किस चीज, कौन सा ट्रांजेक्शन किस बुक में है, तो आसानी से लेजर को भी मेंटेन कर सकते हैं। कोई फ्रॉड जो है डिडक्ट हो सकता है आसानी से, है ना। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उसको हम आसानी से जो है कि क्या कर सकते हैं, फिक्स करते हैं। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई एरर कर रहा है, तो उसको हम बता सकते हैं कि नहीं नहीं आपने ये गलती की है, आप इस गलती को सुधारो, ठीक। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्दी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। अब सोचिए कि जैसे कि जर्नल आप ध्यान दें तो जर्नल भाई की डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, कहीं का भी कहीं का, मतलब कि कैश का अलग हो सकता है, क्रेडिट का अलग हो सकता है, सब साथ ही में रिकॉर्ड होते हैं। तो आप बता नहीं पाएंगे कि अगर इंफॉर्मेशन को जो है कि ये निकालना होगा तो आप बता नहीं सकते हैं। अब ऐसे बुक्स होगी तो आप बुक्स तुरंत उठाएंगे, आप जो है कि उस डेट को देखेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक। कैश बुक, कैश बुक, सिंपल कैश बुक, ये अभी आप हम लोग देख करके आए हैं कि भाई कि कैश बुक में सारे कैश के ही ट्रांजेक्शन सारे होंगे, है ना। अगर कैश एंड बैंक कॉलम तो इसे डबल कॉलम ही बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक कहीं लिखा होगा जरूर, है ना। तो कैश एंड बैंक का एक साथ बना देते हैं, इस तरह से बनाते हैं, रुकिए मैं बना ही देता हूँ। इस तरह से रहता है, ये दो कॉलम हो गए, ये डेट का कॉलम हो गया, ये जो है ये जेएफ का हो गया, है ना, ये लेफ्ट लेजर फोलियो। और इसके बाद जो है कि ये हो गया कैश हो गया, ये बैंक हो गया। इसी सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी दो कर देते हैं, है ना। ये डेट हो गया और पार्टिकुलर हो गया,
ये क्या हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया। इस तरह से जो है कि हम लोग बनाते हैं डबल कॉलम। कोई कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो उसको किस हिसाब से जो है कि हम देखते हैं या देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो जैसे जितने भी इफेक्ट होते हैं, सपोज कीजिए कि कैश एंड बैंक में अधिकतर कॉन्ट्रा एंट्री वहीं आती है जब हम बैंक से कैश पे निकालेंगे या कैश को बैंक में जमा करते हैं। तो कंट्रा एंट्री होती है तो वह जो है कि हमेशा लेजर फोलियो में से मेंशन किया जाता है, सी के नाम से मेंशन किया जाता है, यानी कंट्रा जो है ये हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कि हम हमने बैंक में जमा किया पैसे, तो बैंक में पैसे जमा किया, तो हम क्या लिखेंगे भाई, कैश से डिडक्ट करेंगे और बैंक में क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ध्यान देना है, ठीक है। और इसी को ही हम सी लिखेंगे, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। ओके। और इस सिमिलर ही जो है कि जो है अगर हम बैंक से पैसे निकालेंगे तो हम क्या होगा, बैंक से पैसे निकालेंगे तो भाई कि कैश जो है कि बढ़ेगा, बैंक घटेगा। कैश कैश बढ़ा देंगे, बैंक घटा देंगे, और दोनों में ही कंट्रा एंट्री का जो है साइन लगा देंगे। ठीक। अगर चेक से रिलेटेड जो है कि हो तो ये ध्यान दिया जाता है। इसके इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज याद रखिएगा, क्योंकि कई बार बहुत बार पूछा जाता है, डिपेंड करता है डेट वाइज पे कि किस डेट को जो है कि वो क्या किया गया है, डिपॉजिट किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए देख लीजिए। वे सेम पेमेंट, अगर कोई पेमेंट चेक द्वारा किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई, हम बैंक को जो है बैंक बैलेंस को रिड्यूस करता है। ठीक। तो बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान देंगे इस तरफ जो है कि टू क्या हो जाएगा, इस चीज को पेमेंट करेंगे, उसको सॉरी बाई तो होगा, उसको हम पेमेंट करेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बैंक के। ठीक। अगर कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं चेक के हिसाब से और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे भाई कि डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट को हम उसी दिन जो है क्या करेंगे, दिखा देंगे। ओके। है ना। अगर कोई पेमेंट रिसीव किया गया है और उसी दिन जो है कि सेम डे पे बैंक वो किया गया है कि भाई डिपॉजिट कर दिया गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ये बीआरएस का जो है कि सब पॉइंट है। बीआरएस जब बैंक रिकैंसलेशन स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीटी कैश बुक हमने बताया ही था कि जितने भी छोटे मोटे जो है कि जैसे कि भाई कि है, छोटे मोटे कोई काम हो तो उसके लिए क्या कर देते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हम पे करते हैं उसको हम पीटी कैश बुक में लिखते हैं। देख लीजिए कि किस तरह से किया जाता है। जैसे कि हमने एक हफ्ते के लिए 5,000 दे दिया गया और 5,000 ऐसे लिखा। अब उसमें से 4200 रुपए जो है कि क्या हो गया, 4200 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। 4200 जब खर्च कर दिए तो भाई वो क्या करेंगे, जितना 800 रुपए जो है, 800 रुपए क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो 800 रुपए बैलेंस है तो 4200 रुपए और क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो वह सिर्फ 5,000 रुपए फिर से हो जाएगा। तो हमेशा मेंटेन किया जाता है हेड कैशियर के द्वारा कि उसको 5,000 हमेशा मेंटेन करके चलेंगे, या जो भी डिफाइंड अमाउंट होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, फिर जैसे कम होगा फिर अगले हफ्ते जो है उसको मेंटेन कर देंगे। ठीक है। ये सब्सिडरी बुक अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर जो चीज हमने बताया वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन सी चीजें कहाँ से क्या आएंगी क्या जाएंगी, वो सब मैंने जो है कि डिफाइन किया हुआ है। अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है। लेकिन बस समझ लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो हम इसको फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर थोड़ी सी मेहनत करें। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से मैं बता दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू।